हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 9th ऑफ मार्च। 9th मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ आज के सारे करंट अफेयर्स को भी एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज का जो बड़ा मुद्दा है दैट इज विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस ह्यूमंस। तो आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, जिसमें रोबोट्स जो हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं पूरी दुनिया का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन्स जो हैं, वो पूरी तरह से दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने लग जाती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सिनेरियो जो हमने आज तक मूवीज में देखा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं? अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो या आपको एक ह्यूमन लाइक आंसर देता है। तो इससे लगता है कि सामने बैठा कोई ह्यूमन हमको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहा है। लोगों ने बहुत यूज़ किया चैट जीपीटी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो क्या ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड को डिसरप्ट कर देगी? क्या ये ह्यूमंस को बिल्कुल रिप्लेस कर देगी? इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम कई सारे और करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं आज ही के दिन पे इसी एनालिसिस में, तो बनी रहिएगा एंड तक। एंड जिन लोगों को भी इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना है, उनके पास सिर्फ 80 डेज रह गए हैं। 28 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 शेड्यूल्ड है और ये 80 डेज कैसे गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज अ बिग हाई अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो भी प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ, अपने सिर्फ और सिर्फ ड्रीम की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ओके एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो आप हमसे जीमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आपके रिगार्डिंग यूपीएससी, प्लीज राइट अस ऑन दिस जीमेल आईडी isshortshort@gmail.com, या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे वी विल बी पोस्टिंग सम कंटेंट, सम पीडीएफ और सम पिक्चर्स, जिसके थ्रू हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट थीम्स है ना हमारी यूपीएससी के, जैसे ट्राइब्स हो गई, कमिटीज हो गई, वो हम कवर करेंगे यहाँ से। ओके टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना। ओके बढ़ते हैं आगे हमारे आज के पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल है अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग। ओके विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट। देखो ऑलरेडी अभी हमारा यूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को फेस कर रहा है जिसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ओके तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ये नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, ये आधे से ज़्यादा ह्यूमंस के काम खुद ही कर देते हैं। मतलब मशीन ही सारे काम कर देती हैं, तो ह्यूमंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्या इसके कारण ह्यूमन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं? क्या यहाँ पे जो जॉब्स ह्यूमंस को दी जा रही हैं अभी, क्या उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कब्जा कर सकता है? ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्या पॉसिबिलिटीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब मार्केट और हमारे इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर सकता है? तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझना है सबसे पहले हमको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह देख सकते हो मशीन लर्निंग के फॉर्म में। जैसे कि आप इसमें डीप लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इसके बारे में मैं थोड़ा अभी बात करूंगी, ठीक है। वरना इसके अलावा स्पीच के फॉर्म में टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट आप लोग यूज करते होगे आज भी गूगल के फॉर्म में, कि कोई भी पर्टिकुलर आपने टेक्स्ट लिख दिया और उसको आप प्रोनाउंस कैसे करना है अगर वो चेक करना है तो आप गूगल पे टाइप करके बताते हो, तो वो टेक्स्ट टू स्पीच आपको करके देता है और स्पीच टू टेक्स्ट भी कर देता है। ठीक है आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप सिर्फ बोलते जाओ, वो टेक्स्ट टाइप होता जाएगा। ओके इनफैक्ट हैंड रिटन नोट्स तक टाइप होते जाएंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके इसके अलावा देखो विजन के फॉर्म में अगर हम देखें तो विजन में मशीन विजन हो गया, इमेज रिकॉग्निशन। आप लोग देखते हो ना आजकल गूगल लेंसेज आप यूज करते होगे, तो गूगल लेंस में क्या होता है कि आप एक इमेज डालो गूगल पे, उससे रिलेटेड जितनी भी और इमेजेस है वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी। तो इमेज रिकॉग्निशन, आपका जो फेशियल रिकॉग्निशन होता है ना, जो फेस लॉक होता है आपके फोन में कैमरा में सामने सामने जो फेस लॉक होता है, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन, ये सब कर सकते हो। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकते
सकते हो। एक्सपर्ट सिस्टम, प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन, रोबोटिक्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो वो क्या होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट सिस्टम एंड मशीन्स दैट कैन कैरी आउट टास्क दैट आर टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो वो टास्क जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, अगर आप वो टास्क भी मशीन्स के थ्रू करा लो, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो तीन चीजें आती है जो कि ज्यादा डीपर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर वो टास्क की बात करती है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है? इट क्रिएट्स द एल्गोरिथम दैट कैन लर्न फ्रॉम द डाटा एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड, बट इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन व्हेन डिसीजन इज इनकरेक्ट। तो बेसिकली आपने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई मशीन को सिखा दिया कि भाई देखो, आप उसको डाटा देते जा रहे हो और आपने उसको सिखा दिया कि वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, डाटा को ऑब्जर्व करके खुद ब खुद अपने आप को अपडेट कर सकता है, नई चीजें सीख सकता है। लेकिन कभी भी अगर इसका डिसीजन गलत जाता है तो आपको इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा एक है डीप लर्निंग। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें क्या होता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर रहे हो सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन खुद ब खुद एक्यूरेट कंक्लूजन्स तक पहुंच पाए, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे जैसे आप इधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप लर्निंग की तरफ जाते हो ना, वैसे वैसे ह्यूमंस की नीड आपको कम और कम होने लग जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे वाइडर टर्म है। इसके अंदर आती है मशीन लर्निंग, जिसमें आपको फिर भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे डाटा से खुद ब खुद मशीन लर्न करने लगती है। जैसे कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आप अपने फोन में सबसे पहले फेस लॉक खोलना होता है, तो आपके सामने, आपके फोन के सामने 10 लोगों के फेसेस आते हैं। उन 10 लोगों के फेसेस से सीखता है कि नहीं, आपका फेस कौन सा है और बाकी दूसरे लोग कौन है। तो ये डाटा से लर्न करने की जो एबिलिटी है मशीन में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग के अंतर्गत आती है। लेकिन इसमें भी आपको ऐसी स्टेज जहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, वो है डीप लर्निंग। तो ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि क्या अगर हम डीप लर्निंग जैसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो क्या हम ह्यूमंस को बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे? आर ह्यूमंस रिप्लेसेबल बाय द मशीन्स और नॉट? ये क्वेश्चन खड़ा होता है। नाउ देखो, यहाँ पे आज का जो हमारा आर्टिकल है अबाउट दिस अबाउट इट ओनली, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन है एक तरह का। और ये जो है एक ऐसा एवोल्यूशन है जिसमें ह्यूमन माइंड का लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कैसे होने वाला है, ये हम तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसने बहुत सारे नए एवेन्यूज भी खोल दिए हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि चैट जीपीटी बहुत न्यूज में है। जिन लोगों ने चैट जीपीटी अभी तक यूज नहीं किया ना, फन है एकदम। जब भी ब्रेक लो ना, तो कुछ भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, आप ये चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म पे जाओ, गूगल से टाइप करोगे ना, आ जाएगा चैट जीपीटी। उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछो, बढ़िया आंसर देता है ये चैट जीपीटी। ओके, तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एजीआई, एक होता है एएनआई। एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एएनआई का मतलब है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ओके, जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत वाइडर है, जनरल चीजें आप इससे पूछ सकते हो। और नैरो इंटेलिजेंस जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, कि बहुत नैरो चीजें, बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीजें ही आप इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद ले सकते हो। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये वाइड वेराइटीज ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ऐसा है जो सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी अडाप्टेबल है। और ये कई सारे ऐसे टास्क, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है जो ह्यूमन इंटरवेंशंस की भी, जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक तरह का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। मतलब आपने सुपरवाइज नहीं किया है कि इस मशीन को ये सीखना है, लर्न करना है, ये खुद ब खुद लर्न कर रहा है। तो जो हमने अभी मशीन लर्निंग समझा ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये इसी का टाइप है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्टेजेस हैं बेसिकली। इसके मतलब, इसके बाद देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो स्कोप ऑफ इंटेलिजेंस में है, और आप कितना जनरलाइज कर सकते हो। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, ये कई सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हैंडल कर सकता है, कई सारा डीपर लर्निंग ये खुद ब खुद कर सकता है। इसमें आप कॉग्निटिव आर्किटेक्चर बना सकते हो, इसमें आप परसेप्शंस को इंक्लूड कर सकते हो, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, रीजनिंग, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, इसमें
इसमें एक एबिलिटी है टू परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क, कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क का परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अनफेमिलियर कंडीशन में, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काम करेगा, लेकिन इसने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ चीज़ें सीखी है, इसको ये दूसरे सेक्टर्स में जैसे हेल्थ वाले सेक्टर्स में भी अप्लाई कर सकता है खुद ब खुद। तो एक सेक्टर से सीख के दूसरे सेक्टर में अप्लाई कर सकता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कर सकता। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के साथ फिर कई सारे फियर्स भी आ जाते हैं साथ में, क्योंकि अगर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग होने लग गई, ह्यूमंस को तो रिप्लेस ही कर देगा, क्रिएटर को ही रिप्लेस कर देगा। अगर आपने वो मूवी देखी हो रोबोट, उसमें जो आप लोगों ने देखा होगा, एक रोबोट बनाया जाता है, एक साइंटिस्ट एक रोबोट बनाते हैं, एक स्थिति आती है, एक सिचुएशन आती है जहां वो रोबोट उसके मालिक का ही दुश्मन बन जाता है और वो रोबोट पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। इस तरह की सिचुएशन से लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, ओके। इसके अलावा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है, ये कोई स्पेसिफिक टास्क कवर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसके पास इतनी अपस्किलिंग की स्किल्स होती नहीं कि खुद ब खुद ही डाटा से लर्न कर सके। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है अभी रिसर्च स्टेज में है, अभी हम उतनी आगे नहीं बढ़े हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की तरफ, लेकिन हाँ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को अभी हम काफ़ी आजमा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई भी हो रहा है। तो अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ही आता है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी बेसिकली आपको सिर्फ सोल्यूशन देगा, आंसर्स देगा, ओके। ये खुद ब खुद सीखता ज़रूर है, लेकिन इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। अभी हम उधर डीप लर्निंग तक नहीं पहुंचे हैं। तो कई सारे और भी टेक्नोलॉजी से, इसी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देखोगे सिंथेसिया है, इसके अलावा डेल एट ई टू है, चैट जीपीटी है। तो बहुत सारे इस तरह के चैटबॉट्स और इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि ये नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलेगा। देखो यहाँ पे ह्यूमन जॉब्स रिप्लेस जरूर होंगी, लेकिन वो जॉब्स वो रिप्लेस होंगी जो लोअर प्रोफाइल की हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना होता है, मेंटल वर्क नहीं करना होता। तो जो लोअर प्रोफाइल की जॉब्स हैं, जैसे कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें जो भी इस तरह की जॉब्स हैं ना, जो हमारे यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल काइंड ऑफ जॉब्स हैं, इनको ज़रूर रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होने वाली है ना, सबसे ज़्यादा जो लो स्किल ऑक्यूपेशन है, लो वेजेस ऑक्यूपेशन है, उनको जॉब लॉस फेस करना पड़ सकता है। हाई स्किल ऑक्यूपेशन को जॉब लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, इनफैक्ट इनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ और खुलेंगी, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, एक्सपर्टीज हो गई इसमें, डाटा साइंस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इन सब सेक्टर्स में और अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और हम देखेंगे कि नई जॉब्स, नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं इस डिस्ट्रप्शन के साथ। तो टेक्नोलॉजी जो है ये सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस लेकर आएगी, लेकिन उस हिसाब से हमको तैयार रहना चाहिए, अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हमको उस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि ह्यूमन जॉब्स, हम हाई प्रोफाइल ह्यूमन जॉब्स क्रिएट करें, हम अपने जो डेमोग्राफी है उसको स्किल्स दें, उसको इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो डिजिटल हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, नेचुरल प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेजेस है, डाटा साइंसेज हैं, ये वाली टेक्नोलॉजीज में हम अपने ह्यूमंस को, अपने ह्यूमन कैपिटल को ड्राइव करें, ओके। तो दिस वाज द होल आर्टिकल रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नासा हैंड्स ओवर निसार सैटेलाइट टू इसरो। तो ये निसार सैटेलाइट क्या है? देखो निसार सैटेलाइट जो है एक जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर किसके किसके बीच में है? दो के बीच में है, दो स्पेस एजेंसीज के बीच में। एक तो है यूएसए का नासा और दूसरा है इंडिया का इसरो। इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम रखा गया है निसार। तो बेसिकली क्या है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? एन स्टैंड फॉर नासा, आई स्टैंड फॉर इसरो एंड सार जो है ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, ओके। तो दिस इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, ओके। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसरो ने ये बेसिकली निसार सैटेलाइट इसरो को मिल गई है फ्रॉम नासा। तो नासा ने हैंड ओवर कर दी है निसार सैटेलाइट इसरो को। निसार बेसिकली एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी होने वाली है जो नासा और इसरो ने दोनों ने मिलकर बनाई है। इसमें सार यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज होने वाला है। 12 दिनों में ये पूरे ग्लोब को ट्रेस करेगी, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाएगी, पूरा एंटायर ग्लोब को मैप करेगी 12 दिनों में एक बार। तो 12 डेज की एक साइकिल होने वाली है इस निसार सैटेलाइट की। इसमें ये स्पेशल और टेम्पोरल कंसिस्टेंट डाटा हमको प्रोवाइड करेगी, अर्थ इकोसिस्टम से रिलेटेड, आइस मास से रिलेटेड, वेजिटेशन बायोमास से, सी लेवल राइज से, ग्राउंड वाटर से, नेचुरल
हार्ड वगैरह को देखने के लिए, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, इन सभी का पता लगा पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे हम इस सैटेलाइट की मदद से। तो निसार जो है ये डुअल फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। डुअल फ्रीक्वेंसी यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज पे काम करेगी, एक होगा एल बैंड, एक होगा एस बैंड। तो डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो कि स्वीप सार टेक्निक पे काम करेगी, मतलब ये एक बार में हाई रेजोल्यूशन डाटा के साथ लार्ज पैचेस को कवर करेगी। ओके, तो बेसिकली इसमें एक इंटीग्रेटेड रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है। ओके, और इसमें दोनों नासा और इसरो ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जैसे नासा का जो जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी है, इन्होंने एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोवाइड किया है इस निसार सैटेलाइट को, और इसरो ने यहीं पे एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रोवाइड किया है निसार को। ओके, तो फाइनल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे आएगा इंडिया में, बेंगलुरु में यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में इसका फाइनल इंटीग्रेशन होने वाला है, और जनवरी 2024 में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली निसार सैटेलाइट के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखो, निसार जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है निसार, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सैटेलाइट होने वाली है। US डॉलर इसमें $1.5 बिलियन जो है लगे हैं, और ये जो है वर्ल्ड की पहली रडार सैटेलाइट होगी जो डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी। निसार जो है नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें अर्थ को नेवर बिफोर रेजोल्यूशन के साथ आप मैप कर पाओगे। इसमें सभी चीज़ों को आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाओगे, और पहले ये दिसंबर 21 में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन नहीं, अब जो है ये जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाली है। तो निसार पहली रडार सैटेलाइट है जो अर्थ को मैप करेगी दो अलग अलग रडार फ्रीक्वेंसीज में, जिसको हम एल बैंड और एस बैंड कह रहे हैं। ओके, और इसकी एक्यूरेसी लेस देन अ सेंटीमीटर होगी, मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये इसको मैप करने वाली है अर्थ को। तो निसार जो है 2014 से स्टार्ट हुआ है बनना, ठीक है, 2024 में इसको लॉन्च करने के बारे में कहा जा रहा है। नियर पोलर ऑर्बिट के पास इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मिनिमम 3 सालों के लिए काम करेगा, और लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है ये, जो पूरे ग्लोब को, पूरे इंडिया, पूरे अर्थ को 12 दिनों में मैप कर लेगा, मतलब 12 दिन की एक साइकिल होगी। एल बैंड रडार जो है इसको नासा प्रोवाइड कर रहा है, और इसरो जो है वो एस बैंड रडार इसको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ जीपीएस, हाई कैपेसिटी सॉलिड रिकॉर्डर टू स्टोर डाटा, पेलोड डाटा सबसिस्टम, ये सब नासा देगा। इसरो इसके अलावा एस बैंड के अलावा जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल देने वाला है लॉन्च करने के लिए, और स्पेसक्राफ्ट देने वाला है। ओके, तो ये था अबाउट निसार टेक्नोलॉजी, निसार सैटेलाइट बेसिकली। देन मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू साइंस इन टेक एंड हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड, गवर्नेंस से भी रिलेटेड है ये। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम टू अल्टर फ्यूचर ऑफ डिसीज मैनेजमेंट। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आज मुंबई एडिशन से हम पढ़ रहे हैं न्यूज़, ठीक है, द हिंदू हम मुंबई एडिशन का देख रहे हैं, क्योंकि बाकी एडिशंस पब्लिश हुए नहीं है। ओके, तो कल होली थी इसीलिए। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम जो है इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ रिसर्च पेपर्स सामने आए हैं जिनका कहना ये है कि जो हम अभी मेडिसिन यूज करते हैं ना, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, कोई भी डिसीज हो गया, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए आप देखते हो कई सारी एलोपैथिक मेडिसिन यूज की जाती हैं, इंसुलिन जो इंजेक्शन है वो यूज की जाती है, लेकिन ये सिर्फ अकेले इम्पॉर्टेंट, अकेले कंप्लीट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इनके साथ हमको अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, और ये दोनों मिलकर इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम बनाएंगे। और इस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में योगा हो गया, आपका आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गई, ये सब आ गया। तो जो हमारा अल्टरनेटिव सिस्टम है ना मेडिसिन का, योगा, आयुर्वेदा, बेसिकली आयुष जिसको हम कहते हैं, ये सारा मिला के, ट्रेडिशनल आपका मेडिसिन सिस्टम मिला के, एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम मिला के, ये बनता है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम, और ये काफ़ी अच्छे से असर करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी पे, और उनकी लाइफस्टाइल को, उनके लाइफ चांसेस को बढ़ाता है। ठीक है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम तो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि रिसर्च पेपर्स ने इसको प्रूव किया है। तो योगा अभी तक एडिशनल ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज हो रहा था। जैसे अभी आपने यहाँ पे जो दो नए रिसर्च पेपर आए हैं उसमें पता चला कि माइग्रेन जैसे जो हेडेक्स होते हैं, इसके अलावा सिंकॉप जैसे जो चीज़ें होती हैं, उनमें अगर आप योगा करते हो ना, तो दे विल बी क्योर्ड मोर इजीली दैन जस्ट फॉलोइंग द मॉडर्न मेडिसिनल सिस्टम, द एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम। तो कार्डियोलॉजी जर्नल आया है एक, जिसमें ये बोला गया कि योगा जो है इसको एक एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक स्टैंडर्ड थेरेपी अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब सिर्फ मेडिसिन दे रहे हो किसी पेशेंट को उसके सिम्टोमेटिक बर्डन को कम करने के लिए, या फिर उसके माइग्रेन को कम करने के लिए, दैट वुड नॉट वर्क एज गुड एज द इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे आप योगा भी करवा रहे हो उस पर्सन से, उस पेशेंट से, और साथ में उसको एलोपैथिक मेडिसिन भी दे रहे हो, तो जल्दी क्योर होगा। तो योगा जो है एड ऑन थेरेपी ही नहीं है, योगा अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है जो पूरा करती है, ये आपके जो
इलाज है उसको पूरा सप्लीमेंट करती है, पूरा कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है योगा की इनटू द मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम। तो यहाँ पे बेसिकली एंथुजियाज्म देखो ग्लोबली योगा को लेकर अब बढ़ा भी है। आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग योगा एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ये हुआ भी है, बढ़ा भी है। लेकिन इससे पहले से 2012 से हमारे एम्स दिल्ली में एक कमिटी बनाई गई है, एक काउंसिल बनाई गई है जो कि फाइंड आउट कर रही है कि योगा किस तरह से हमारे लिए एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम बन सकता है। तो 2016 में एक सेंटर बनाया गया, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। ये आया अंडर एम्स दिल्ली। आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया, इसके अंतर्गत ये सेंटर बनाया गया था और फोकस किया गया कि योगा के ऊपर रिसर्च की जाए कि योगा किस तरह से हमारा जो एक्चुअल का मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसको कैसे उसको बढ़ा सकता है। तो बेसिकली योगा जो है इसको हम ट्रेडिशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं आज से नहीं, कई सेंचुरी से। लेकिन इस एम्स इनिशिएटिव का फोकस ये है कि किस तरह से हम ऑफिशियल एविडेंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं दुनिया को कि किस तरह से योगा काफ़ी अच्छा काम कर सकता है मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम के साथ में। तो नए प्रोटोकॉल्स देना है, क्लिनिकल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है योगा, कैसी हेल्थ कंडीशंस में क्या रिजल्ट्स होते हैं योगा के, किस तरह से इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम में ये अपनी जगह बना सकता है, इस सब चीज़ों को फाइंड आउट करना काम है इस इनिशिएटिव का। तो इस पे नई गाइडलाइंस भी आ सकती है आगे जाके कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम को लेकर, जैसे हमारे देश में देखो ना आप, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आई भी हैं आयुष से रिलेटेड, हमारी योगा से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड, जो अभी जन आरोग्य योजना वगैरह भी चल रही है, नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, उसमें हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन को साथ में लेकर हम चले हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं है लेकिन जल्दी गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। तो आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, ये सब अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है, आपके हेल्थ केयर में इंटीग्रल है। ओके, तो यहाँ पे एम्स, बेसिकली एम्स का ये इनिशिएटिव यही प्रूव करना चाहता है दैट वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम शुड बी देयर। और इस वन हेल्थ सिस्टम में आप मॉडर्न जो मेडिसिन सिस्टम है उसकी तो मदद लीजिए लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन की लीजिए मदद, लेकिन साथ में इस तरह से जो अल्टरनेटिव सिस्टम है योगा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, ये सब जो चीज़ें हैं इनको भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो योगा जो है ट्रेडिशनली बहुत माना जाता है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, और मॉडर्न सिस्टम जो है मेडिसिन का वो भी डिमांड कर रहा है सेफ्टी और एफिकेसी। तो अभी बस एम ये है कि योगा की जो एफिकेसी है, क्लिनिकल एफिकेसी, वो हम प्रूव कर दें। और इसी के लिए एम्स का ये इनिशिएटिव चल रहा है कि हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में यहाँ पे योगा को इंक्लूड कर पाए। ओके, तो ये अभी आप देख रहे हो ना कि इतने सारे मेडिसिनल सिस्टम्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड के टाइम पे हम लोगों को बचा नहीं पा रहे थे। एपिडेमिक्स अभी भी हो रहे हैं, पेंडेमिक्स अभी भी हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज अभी भी देखने को मिल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि नए डेवलपमेंट हमको स्टैंडर्ड सेटअप करने पड़ेंगे जिसमें आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, योगा, मेडिटेशन, हर्बल मेडिसिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मूवमेंट थेरेपीज, इन सबको भी हमको साथ में लाना पड़ेगा ट्रेडिशनल इंटीग्रेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंतर्गत। ओके, तो बेसिकली कहना यही है कि पेशेंट्स आज के टाइम पर डिप्रेशन से, स्लीप डिस्टर्बेंस से, माइग्रेन से, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। ऐसे में योगा जो है काफ़ी मदद कर सकता है ऐसे पेशेंट्स की। तो ये योगा प्रोग्राम जो है इसमें जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, रिलैक्सेशन होता है, योगिक पोस्चर्स होते हैं, दिस कैन हेल्प अस अ लॉट। ओके, और ये आयुष मिनिस्ट्री तो बार बार क्लेम करता ही है, लेकिन एम्स का ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है ना, ये हमको क्लिनिकल क्लिनिकल प्रूफ देने के लिए है कि भाई किस तरह से योगा की एफिकेसी इतनी ज़्यादा है। ओके, तो इसीलिए ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम के ऊपर अभी हम फोकस कर रहे हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज़ ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। और देखो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि अगर कोई भी बच्चे में ऑटिज्म है, ऑटिज्म डिसऑर्डर है, जो कि एक न्यूरल डिसीज हम नहीं कहेंगे, एक न्यूरल कंडीशन होती है, न्यूरल सिचुएशन होती है। तो ये ऑटिज्म जो बेसिकली है, ये आप किसी बच्चे में आप कैसे पता लगा सकते हो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो बेसिकली ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम मनाते हैं 2 अप्रैल को, ठीक है, कि वर्ल्ड में ऑटिज्म के बारे में इंटरनेशनली एक अवेयरनेस स्प्रेड हो। अभी क्या है, स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है, इसको एक मेंटल डिसऑर्डर माना जाता है, ये डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ एक न्यूरल कंडीशन है। तो यहाँ पे अवेयरनेस हमको बढ़ानी है रिगार्डिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर। ओके,
इसी में एस्पर्जर सिंड्रोम वगैरह भी आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है? ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशनल अफेक्शंस। ओके, कुछ कुछ आप ऐसे समझ सकते हो। आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमी पर। ओके, तारे जमी पर वो जो एक्चुअल जो कैरेक्टर होता है, बच्चा होता है, उसको जो प्रॉब्लम्स होती है ना, दे आर सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू ऑटिज्म। ओके, आई विल नॉट से कंप्लीटली, क्योंकि वो तो बहुत क्लिनिकल प्रोफेशनल चीज़ों की बात हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ आप वहां से समझ सकते हो ऑटिज्म को। ओके, तो देखो यहाँ पे इसमें होता क्या है, किसी की भी पर्सन की एबिलिटीज जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, स्पेशली सोशल इंटरेक्शन में। कोई बच्चा बाकियों से सोशल इंटरेक्शन करने में डरता है, घबराता है, ढंग से सोशल इंटरेक्शन कर नहीं पाता, बार बार एक ही वर्ड या एक ही एक्शन दोहराने लगे, उसके अलावा वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा बिहेवियर हो, ज्यादा सबके साथ कंफर्टेबल ना हो, इसको ऑटिज्म बेसिकली आप कह सकते हो। तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे का भी एम यही होता है कि एक तरीके से समझा जा सके कि ऑटिज्म है क्या, कैसे इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, और सोसाइटी कैसे इसके लिए एक्सेप्टेंस बढ़ा सकता है, इसके रिगार्डिंग ऑटिज्म बेसिकली है। तो ऑटिज्म के रिगार्डिंग ये जो आर्टिकल ये बताता है कि देखो इसमें 2-3 केस स्टडीज बताई हुई हैं बहुत अच्छे से, और इसकी अवेयरनेस हम सभी में होनी चाहिए। इसमें बताया गया है एक केस स्टडी जिसमें 3-4 बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 साल के ये बच्चे हैं, ठीक है। इसमें सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो कोने में खड़ा है, अपने किसी एक ट्री को निहार ही रहा है, उसने अपने हाथ में एक अपना टॉय पकड़ के रखा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। ओके, और उसकी मदर उसके बिहेवियर को देख के बड़े टेंशन में है, लेकिन समझ नहीं पा रही हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑटिज्म है। नाउ देखो, ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन जरूरी होता है कम एज में, क्योंकि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उतनी जल्दी आप उनको इंटरवीन कर सकते हो और ऑटिस्टिक चाइल्ड को उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। तो ऑटिज्म है क्या? देखो, ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ये एक डिसीज नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। और इसमें क्या होता है कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो होते हैं उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है बाकी बच्चों से। तो ऑटिज्म अनकॉमन नहीं है, यूएस में हर 44 चिल्ड्रन में एक को ऑटिज्म होता है। इंडिया में देखोगे तो 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो ही रहा है। तो बहुत अनकॉमन नहीं है। और इसका डायग्नोसिस जो है जनरली पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो है, ये करते हैं बेस्ड अपॉन द फीचर्स दैट द चिल्ड्रन शो। ओके, इसके कोई ऐसे अलग से सिम्टम्स नहीं है, जो भी बच्चे करते हैं उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको ये बताता है कि ये बच्चा ऑटिज्म का शिकार है कि नहीं है। बेसिकली ऑटिज्म जो प्रॉब्लम है, ऑटिज्म का जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, वो इसको है कि नहीं है। तो बेसिकली अभी तक भी हमको समझ नहीं आया है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑटिज्म, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ज्यादातर इसमें चांसेस है कि जेनेटिकली ही पास ऑन होता है। तो अगर एक बच्चे में है ना, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसके सिबलिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हो सकती हैं। उसको भी हायर चांसेस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होने के। ओके, ना ऑटिज्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? ये क्या है, इसमें देखो 3-4 चीज़ें होती है। पहला होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जो बच्चा है ज़्यादातर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा दूसरों के साथ, और सोशल इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चा है वो स्ट्रगल करता है कम्युनिकेट करने में दूसरों के साथ। जैसे आप देखते हो ना, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो उसकी तरफ पॉइंट करते हैं या उसका नाम बोल के बोलते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। ऐसे बच्चे समझ नहीं पाते कि बोलना क्या है, तो वो अपने पेरेंट को खींच के ले जाते हैं उस चीज़ की तरफ जो उनको चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होना, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? चिल्ड्रन जो है सोशल सेटिंग्स में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते, जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना तो डरने लगते हैं, छुपने लगते हैं अपने पेरेंट्स के पीछे। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे, जो आप देखते हो ना, बचपन में हम सब ने खेला हुआ है घर घर, किचन किचन, तो आप क्या करते हो, प्रिटेंडिंग रोल्स करते हो। आप जैसे डॉल है आपके पास, तो आप अपने डॉल की मदर के जैसे बिहेव करने लगोगे, ठीक है। तो ये प्रिटेंडिंग वाले जो खेल हैं बच्चे खेलते हैं बचपन में, वो नहीं खेल पाते ये ऑटिज्म डिसऑर्डर वाले बच्चे। ओके, और ये जो है फोकस्ड एरिया होता है इनका इंटरेस्ट का। जैसे आप देखते हो जो तारे जमीन पे मूवी थी, उसमें पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, इसके ऊपर वो बच्चा बहुत फोकस करता है। वैसे ही ये जो बच्चे हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन ये वाली देख रहे हैं, उनका फोकस किसी एक एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा होता है और उसको ही वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका मन होता है कॉमिक्स वगैरह बनाने का, फिर कुछ बच्चों में आप कुछ और एक्टिविटीज देखोगे, लेकिन इनका किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ फोकस रहता है। ओके, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायग्नोस्ड ही नहीं होते, जैसे स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं वो डायग्नोस ही नहीं होती। आप देखोगे यहाँ पे एक केस स्टडी दी है कि 12 साल की एक बच्ची है जो अकेडमिकली बहुत अच्छी है, लेकिन वो अपने पीयर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती। उसके पीयर्स उसके साथ ही जो जोक्स क्रैक करते हैं, जो बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, वो समझ ही नहीं पाती। वो प्रिटेंड करती है कि उसको समझ आ रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है।
वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा घबराती है, डरती है, ऐसी चीज़ें अनडायग्नोस्ड रह जाती हैं। इनको डायग्नोस होने की ज़रूरत है सो दैट इनको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल पाएगा ना उस हिसाब का। अब देखो क्या ऑटिज्म में आप क्या कर सकते हो बेसिकली, तो देखो हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जो ऑटिज्म से गुजर रहा है उसकी भी अपनी स्ट्रेंथ होती है, जैसे वो बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स हो सकते हैं, उनकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, चेस जैसे गेम्स बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। जैसे आपने ये मूवी में भी देखा होगा कि ये पेंटिंग कितनी बढ़िया तरीके से करता है वो बच्चा। तो बेसिकली हर बच्चे की कुछ ना कुछ खासियत होती है। ऐसे बच्चे जस्टिस एंड ऑनेस्टी के लिए बहुत तेजी से खड़े होते हैं, मतलब उनके प्रिंसिपल स्ट्रांग होते हैं। तो वो जो सोशल नॉर्म्स है उनके हिसाब से बहुत इजीली ढल नहीं पाते। तो ऑटिज्म में समझना जरूरी है कि ये डिसीज नहीं है, इसका नाम भले ऑटिज्म डिसऑर्डर है लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। अगर क्योर की बात करें तो सिर्फ इसमें आप बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो, उनको अकॉर्डिंगली एजुकेट कर सकते हो, उनको अकॉर्डिंगली आप एनवायरनमेंट में ढाल सकते हो। और उसके लिए पेरेंट्स एंड टीचर्स को कोचिंग देने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि बेसिकली ऐसे बच्चों को ट्रीट करना कैसे है। और साथ में अभी देखो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो हैं उनको हम अगर चाहते हैं कि वो अपना फुल पोटेंशियल को अचीव करें तो उसके लिए सोसाइटी को बदलना होगा, सोसाइटी को चीज़ें समझनी होगी। ओके, तो ये ऑटिज्म के बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज विल नाउ कवर क्रिप्टो ट्रेड टू। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हमारे देश में है, स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2012 का, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखो सबसे पहली चीज़ समझो, इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को आप कवर करेंगे, ठीक है। इसमें जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स में आप चेंजेस करते हो, एक्सचेंजेस करते हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो डिजिटल असेट्स का जो ट्रांसफर है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। जितने भी आप जो मनी लॉन्ड्रिंग जो चीज़ें होती है उसमें ही जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हो वर्चुअल करेंसीज का, उसके ऊपर भी उतना ही रेगुलेशन चेक होगा जितना मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज के ऊपर होता है। ओके, तो अभी तक देखो कई बार आरबीआई ने एक कॉशन जनरेट किया है कि भाई आप लोग क्रिप्टो करेंसीज से बचिए, यूज मत कीजिए, डिजिटल करेंसीज से बचिए, लेकिन अभी तक बैन नहीं किया है इसको। ओके, आरबीआई बार बार कहता है कि क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जानी चाहिए लेकिन अभी तक बैन हुई नहीं है। तो अभी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रूल्स जो हैं उस वो क्रिप्टो करेंसीज पे लगाने से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी कि वो ऐसे असेट्स को, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को, ऐसे डिजिटल असेट्स को यहाँ पे रेगुलेट कर पाएगी। क्योंकि अगली बार हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज में ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज हों। तो G20 फोरम अभी बैठ रही बार बार हमारे इंडिया ही चेयर कर रहा है। इसमें भी देखा गया कि बार बार पुश इसी पे है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाए वर्ल्ड वाइड। ओके, तो अभी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हमारे क्रिप्टो करेंसीज पे भी लगेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है तो दो तीन चीजें आपको समझा दूं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि दो तीन स्टेजेस से आप गुजरते हो। सबसे पहले आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, इलीगल एक्टिविटीज से आपने पैसा कमाया, ये होता है कमाना, पहले तो एक्यूमुलेट करना। अब इसको आपने प्लेस किया, प्लेसमेंट किया किसी फाइनेंशियल सिस्टम में। मतलब मान लो आपने ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू या टेररिज्म के थ्रू पैसा कमाया, अब इसको कैसे कैसे भी करके आपको फाइनेंशियल सिस्टम में, लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में घुसाना है। घुसा दिया आपने, बैंक में जमा कर दिया कैसे भी करके। अब इसकी लेयरिंग करोगे, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरा अकाउंट तक आप इसको ट्रांसफर करते जाओगे, सो दैट ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस फंड का समझ ही ना आ पाए। और उसके बाद अल्टीमेटली इंटीग्रेट कर दोगे। मतलब जहां जहां पे मान लो एक पर्सन है, इसने टेररिज्म के थ्रू पैसा इकट्ठा किया, एक्यूमुलेट किया। अब इसको क्या किया इसने, कोई अपनी दूसरी कंपनी दिखाई, दूसरी कंपनी जो एनजीओ का काम करती है उसके थ्रू इसने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, यही वाला पैसा। तो फाइनेंशियल सिस्टम में आ गया, प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ से दूसरे अकाउंट में, फिर यहाँ से दूसरे अकाउंट में, फिर यहाँ से दूसरे अकाउंट में, और इस तरह से घूम रहा है पैसा। इससे क्या हो रहा है, लेयरिंग हो रही है। लेयरिंग हो रही, समझ नहीं आ रहा है कि पैसा ओरिजिन कहाँ से हुआ था। और उसके बाद क्या करते हो, अल्टीमेटली अलग अलग सोर्सेज से आप अपनी ही दूसरी कंपनी में इस पैसे को वापस से ट्रांसफर करवा लेते हो। तो जो पर्सन जिसने ये पैसा घुमाया था ना, घूम फिर के ये पैसा उसी के पास आ गया, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे में आप सरकार को, गवर्नमेंट को एक तरह से चकमा देने की कोशिश करो सो दैट आपको टैक्सेस ना पे करना पड़े और आप इलीगल एक्टिविटीज से पैसा भी कमा पाओ। ओके, तो बेसिकली एक्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ओके, इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। पहले क्या था कि पहले ये माना जाता था कि ये क्राइम जो है सिंपली एक ऑफेंस है, अभी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफेंस माना जाता है, टेररिज्म के इक्वल ऑफेंस माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो पर्सन कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग और जिसके अकाउंट में ये पैसे जमा कर रहा है, दोनों को ही यहाँ पे माना जाएगा कि दोनों ही यहाँ पे कल्प्रिट हैं, दोनों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, पहले कहा जाता था कि 30 लाख से ऊपर की अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो कवर की जाएगी उसको इस एक्ट में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगर आपने 10,000 रुपए का भी मनी लॉन्ड्रिंग करी है तो आपको इक्वली पेनल्टी लगेगी। इसमें 3 साल से 7 साल तक का रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट हो सकता है, और फाइन के ऊपर तो कोई कीमत ही नहीं है। फाइन कितना भी लगा सकती है गवर्नमेंट आपके ऊपर। तो कई सारे इसमें चेंजेस आए थे।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जैसे कि इसको टेररिज्म जितना हीनस एक्ट माना गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग को हीनस क्राइम माना गया टेररिज्म जितना ही। ओके, और कई सारी चीजें हुई, ईडी को कई सारी पावर्स दी गई हैं, ठीक है। हमारे बारे में, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, मैंने बस ये इसलिए रखा क्योंकि आपको बताना था कि क्रिप्टो करेंसीज भी अब रेगुलेशन में आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है, एक छोटा सा इशू है। यूनाइटेड नेशंस ने एक डाटा जनरेट किया है जिसमें इन्होंने बोला अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है फॉर वुमेन। कल 8 मार्च था, यानी कि वुमेन्स डे था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ऐसे में यूएन ने बताया है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है, पहले तो तालिबान ने आने से पहले तो बड़े वादे किए थे कि अब हम पहले जैसे काम नहीं करेंगे, अब हम एक मॉडरेट स्टैंस रखेंगे, विमेन राइट्स को हम दबाएंगे नहीं, और इस तरह के बड़े वादे करे थे इन्होंने आने के टाइम पे, क्योंकि इनको चाहिए था रिकॉग्निशन दुनिया से। लेकिन अब जब इन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश कर लिया है, तो तालिबान यहाँ पे विमेन के ऊपर अफगानिस्तान में बहुत रोक टोक लगा रहा है। ये कह दिया गया है कि 6th क्लास के बाद, 6th ग्रेड के बाद विमेन कैन नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन को बैन कर दिया गया है 6th ग्रेड के बाद। पब्लिक स्पेसेस में विमेन आ नहीं सकती, पार्क्स में, जिम्स में विमेन नहीं आ सकती। विमेन को ये कह दिया गया है कि आप कोई एनजीओ में, कोई नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, कोई ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा नहीं हो सकती, और अगर बाहर निकलना है तो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरा कवर होके निकलना पड़ेगा। तो अभी जो है विमेन राइट्स को, विमेन्स के जो भी यहाँ पे राइट्स हैं, जितने भी उनके पास अधिकार होने चाहिए, उसको बहुत बुरी तरह से सप्रेस किया है अफगानिस्तान में तालिबान ने। और यूएन का कहना है कि अफगानिस्तान आज की डेट में मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री बन गया है फॉर विमेन। तो इतना छोटा सा बस एक आपको डाटा देना था। एंड नाउ द मेन आर्टिकल फॉर टुडे इज स्मॉल डेब्रिस ऑर्बिटिंग अर्थ पोज थ्रेट्स टू स्पेस असेट्स। तो बेसिकली न्यूज क्यों थी ये, आपको पता होगा मेगा ट्रॉपिक्स वन, मैंने आपको बताया भी था लास्ट डीएनए सेशन में। मेगा ट्रॉपिक्स वन जो बेसिकली इंडिया और फ्रांस का जॉइंट वेंचर था, एक सैटेलाइट थी, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व वगैरह करने के लिए। तो इंडिया फ्रांस की जो सैटेलाइट थी मेगा ट्रॉपिक, इसको डीकमीशन किया गया और इसको वापस से री एंटर करवाया गया हमारे अर्थ में। क्यों ये इंडिया ने करवाया, क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है और इंडिया नहीं चाहता कि जो सैटेलाइट अभी किसी काम की नहीं है वो यूं ही स्पेस में भटकती रहे और दूसरी सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब करती रहे। यही भटकती हुई सैटेलाइट्स जो अब किसी काम की नहीं बची हैं, ये बनाती हैं स्पेस डेब्रिस। और इसके चक्कर में जो सैटेलाइट्स काम की हैं उनको दिक्कत होती है, चाहे हमारे देश की हो दूसरे देश की हो। तो हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया, हम चाइना नहीं है इसीलिए हमने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया, और हमने बोला कि हम अपना अलग से खर्चा करेंगे, लेकिन इस सैटेलाइट को डीकमीशन करके वापस से री एंटर कराएंगे अर्थ के ऊपर, सो दैट ये वहां से डीऑर्बिट हो जाए अर्थ के स्पेस से, तो इस तरह के डेब्रिस कलेक्ट ना हो अर्थ के आसपास। तो अभी देखा जाए तो 14,000 ट्रेसेबल फ्रेगमेंटेड स्पेस डेब्रिस अभी के टाइम पे अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। ना बात करें ये स्पेस डेब्रिस की, तो देखो आज के टाइम पे अर्थ की ये स्थिति है, अर्थ के आसपास इतना डेब्रिस इकट्ठा हो गया। ये डेब्रिस को हम कहते हैं स्पेस डेब्रिस। ये क्या है, ये डीफंक्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं, अर्थ के ऑर्बिट के आसपास हैं। ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अभी अपना फंक्शन पूरा कर चुके हैं लेकिन अभी किसी काम के नहीं है। ओके, तो स्पेसक्राफ्ट हैं, नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट भी हैं इसमें, अबैंडन्ड हैं, अबेंडेंट स्पेसक्राफ्ट भी हैं जो अब किसी काम के नहीं बचे हैं और अभी भी अर्थ के ऑर्बिट को कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रहे हैं, और आपस में फ्रेगमेंटेशन भी होता जा रहा है, टूटते फूटते भी रहते हैं सैटेलाइट्स, और उसके चक्कर में कई सारे यहाँ पे स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो गए हैं। ये ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें जिनका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, इरोजन हो चुका है, कोलिजन होता जा रहा है, और इसके चक्कर में जो चलते हुए स्पेसक्राफ्ट हैं, जो चलती हुई सैटेलाइट्स हैं, वो यहाँ पे खराब हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं, डिसफंक्ट हो सकती हैं बाय कोलाइडिंग विद दिस काइंड ऑफ स्पेस डेब्रिस। ओके, तो 2019 के हिसाब से देखोगे तो 20,000 आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स अभी अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं, और अभी हमने देखा 14,000 से ज्यादा फ्रेगमेंटेड ऑब्जेक्ट्स अभी अर्थ के आसपास हैं, मतलब 14,000 ये जो ऑब्जेक्ट्स नहीं तो बिल्कुल स्पेस डेब्रिस ही है, ठीक है। ऑल राइट, इसमें से जो 20,000 टोटल हमारे अर्थ के आसपास स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट हैं, जो कि अभी काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सैटेलाइट्स हैं, इसमें से कुछ सैटेलाइट्स हैं जो अभी भी काम कर रही हैं। तो अगर स्पेस डेब्रिस की बात करें तो ये है हमारा अर्थ, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, और इधर यहाँ पे लगभग 14,000 स्पेस डेब्रिस आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थोड़ा और ऊपर है, ठीक है, मतलब जैसे आप देखोगे 300 से 400 किलोमीटर ऊपर है यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये जो बड़ी वाली ऑर्बिट है ये है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे है। ओके, तो ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में भी स्पेस डेब्रिस है, लेकिन इसका हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। लो अर्थ ऑर्बिट का तो हमने फिर भी ट्रेस कर लिया। तो लो अर्थ ऑर्बिट पे आप देखोगे 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े ऑब्जेक्ट्स लगभग 20,000 से ज्यादा हैं, 1 से 10
सेंटीमीटर वाले 50 नहीं 5 लाख के आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, और 1 सेंटीमीटर से छोटे जो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो 10 मिलियन से ज़्यादा अनट्रैकेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप स्पीड देखोगे तो स्पीड बहुत तगड़ी स्पीड है, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डेब्रिस मूव कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा पोटेंशियल डैमेज ये स्पेसक्राफ्ट को, सैटेलाइट्स को, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है। और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो हायर अर्थ ऑर्बिट है, वहां पे तो हम इसका पता भी नहीं लगा पा रहे। बहुत ज़्यादा डेब्रिस यहाँ पे इकट्ठा हुआ है जो कि अनट्रेसेबल है, ठीक है, अनयूजेबल अनट्रेसेबल भी है, और इसके कारण कंटिन्यूसली कोलिजन होता ही जा रहा है। तो ये कोलिजन के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो स्पेस जंक के बारे में कुछ डाटा, यहाँ चार्ट देखो, ये चार्ट देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स हमारे दुनिया में, हमारे अर्थ के आसपास इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेड डेब्रिस जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स हमने पहले कम हो रहे थे, लेकिन अब एकदम से कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स, यानी कि हर देश अपने अपनी सैटेलाइट्स को बचाने के लिए कोलाइड ना हो वो स्पेस डेब्रिस से, इसकी कोशिशों में लगा हुआ है, और इसके मैन्यूवर्स किए जा रहे हैं, एकदम से बढ़ गए हैं इस तरह के मैन्यूवर्स। ओके, केस्लर सिंड्रोम के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। केस्लर सिंड्रोम क्या है? ये एक फिनोमिना है, नासा के साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया। ये एक ऐसा फिनोमिना है जब बहुत सारा स्पेस जंक हो जाता है ऑर्बिट्स में, और एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाती है कि ये स्पेस जंक ने दूसरे स्पेस जंक को टक्कर मारी, ये कोलाइड हुआ, दो टुकड़ों में बट गया, और अब दोनों मिलकर दूसरे स्पेस जंक को टक्कर मार रहे हैं, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन चलती जा रही है। ये जो स्पेस जंक है किसी चलती सैटेलाइट को भी टक्कर मार सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं, और ये सैटेलाइट टूट के अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बिखर सकती है। तो बेसिकली एक स्पेस जंक कई सारे और स्पेस जंक क्रिएट कर रहा है कोलाइड हो के। इसी को हम कहते हैं केस्लर सिंड्रोम, जो कि एक डोमिनो इफेक्ट है। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे। तो इसरो ने अभी अभी मेगाट्रॉपिक्स जो है इसको डीकमीशन किया है, और ये वापस री एंटर किया है अर्थ के ऊपर, पैसिफिक ओशन में अनइनहेबिटेटेड एरिया में इसको वापस से री एंटर कराया गया है। इसरो का कहना है कि लो अर्थ ऑर्बिट अभी बहुत क्राउडेड हो गई है। ओके, और ये जो डेब्रिस है, ऑर्बिटल डेब्रिस, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, ये कई सारी कंट्रीज की प्रॉब्लम बन चुका है अभी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी उतर गई हैं, तो कई सारे डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं इन असेट्स को प्रोटेक्ट करने में। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये भी पता चला है कि 8 जो बेसिकली जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स ने कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी अभी, ठीक है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्रिस फिर से बढ़ गया। स्पेस एक्स ने सैटेलाइट्स, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी इंटरनेट एक्सेस के लिए, और आज की डेट में आप देखोगे 2022 में तो लगभग 2160 ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं स्पेस में सिर्फ 2022 में, जिसमें 300 पिछली बार से ज़्यादा है, और 900 पिछली बार से 2020 से और ज़्यादा है। तो इस बार सबसे ज़्यादा हमने स्पेस ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए हैं। ओके, इसमें एक और चीज़ कि यूएस में जो यूएस स्पेस कमांड है, उन्होंने 8 गाइडलाइंस भी जनरेट करी है कि किस तरह से आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए हर कंट्री का स्पेस सेक्टर को लेकर। ओके, और यहाँ पे प्लेन्ड क्रैश जो हमने करा है, प्लान्ड क्रैश जो हमने MT1 सैटेलाइट का, मेगाट्रॉपिक 1 सैटेलाइट का कराया ना, वो प्रूव करता है कि इंडिया इज बेसिकली अ रिस्पॉन्सिबल नेशन इन दिस टर्म्स। ओके, इन द स्पेस सेक्टर स्पेशली। अब जो हमने चार्ट देखे उसमें हमने देखा कि सैटेलाइट्स जो हैं पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, अब एकदम तेजी से सैटेलाइट लॉन्च होने लगे। हमने 10,000 मार्क जो है 10,000 का, ये कंप्लीट कर लिया है, मतलब अभी तक हमारे पूरे अर्थ से 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी हैं। 2023 में हमने इस मार्क को अचीव किया, और अभी स्पेस डेब्रिस की बात करोगे, फ्रेगमेंटेड डेब्रिस की, तो 14,000 का मार्क हम टच कर चुके हैं। ओके, देन बात करें तो जो सैटेलाइट लॉन्चेस हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने काम कर रही हैं। लेकिन कई सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, कई सारी कंट्रीज एंटी सैटेलाइट मिशन भी कंडक्ट कर रही हैं, जैसे चाइना ने भी किया, इंडिया ने भी किया है। जैसे चाइना ने क्या किया, एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया, जो उनकी सैटेलाइट अभी कोई काम की नहीं बची उसको तोड़ने के लिए बेसिकली इन्होंने ये किया। ओके, तो एंटी सैटेलाइट मिशन और ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट कर रहे हैं, चाइना ने किया, और चाइना सबसे बड़ा कल्परिट है आज की डेट में स्पेस डेब्रिस का। ओवरऑल देखो तो डाटा जो है हमारे पास कि 14,000 के आसपास हमारे पास फ्रेगमेंटेड डेब्रिस हमारे अर्थ ऑर्बिट में है। उसमें सबसे ज़्यादा डेब्रिस सोवियत यूनियन रशिया ने क्रिएट किया है, उसके बाद यूएस आता है, चाइना आता है, और इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0.5% है। ओके, इंडिया की जो एसेट सैटेलाइट है ना, उसने फिर भी उतना डेब्रिस नहीं क्रिएट किया जितना चाइना ने किया। चाइना ने डेब्रिस क्रिएट किया ना, वो वर्ल्ड का वर्स्ट एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड का वर्स्ट कंटेमिनेशन है स्पेस का। ओके, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमने बनाया, इतनी सारी सैटेलाइट्स बनाई हैं, वो यहाँ पे कोई काम की नहीं बचेंगी अगर ये स्पेस डेब्रिस कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया तो।
ओके, तो हमें ज़रूरत है इसके बारे में कुछ सोचने की। और बेसिकली जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स में तो ये जो डेब्रिस है और ज़्यादा हो सकता है जिसको हम ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। तो ये था पूरा हमारा एवरीथिंग अबाउट द स्पेस सैटेलाइट्स एंड द डेब्रिस क्रिएटेड इन दिस अर्थ ऑर्बिट एंड द टेस्ला सिंड्रोम। आई होप आपको समझ में आया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो चैनल को और लाइक करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। और मुझे ज़रा बताओ कि क्या ये टाइमिंग हमारे द हिंदू एनालिसिस की ठीक है? क्या ये अगर टाइमिंग आपको सही लगती है सुबह 10 बजे की, 9:30 AM, 10 AM की, तो हम इसको फिर इसी टाइम पे रोज पब्लिश करेंगे। ओके, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।